सुस्वागतम आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विजय में। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि सब कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हम देख रहे हैं जो आपका पीजीटी परीक्षा है 2003 में जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का हम हल देख रहे हैं। और ये जो 2003 में जो परीक्षा हुई थी पीजीटी की, यूपी पीजीटी की, तो इसमें सिर्फ 85 प्रश्न ही पूछे गए थे। संस्कृत के, व्याकरण के सभी कुल मिलाकर 85 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या आंसू? किस कृति को, किस रचना को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था, यानी कि उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? कौन सी रचना है बताना है। जयशंकर प्रसाद की छायावाद के प्रमुख स्तंभ कहे जाते, 4 स्तंभों में से प्रमुख है। कौन सी रचना है? तो वो रचना है आपकी प्रेम पथिक। प्रेम पथिक कहानी को, प्रेम पथिक रचना को पहले ब्रजभाषा में और उसके बाद किस में, खड़ी बोली में इसको रूपांतरित कर दिया गया था। और जो कानन कुसुम है और झरना है, इनके जो है परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताएं और जोड़ दी थी। तो कानन कुसुम और झरना में जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने और कुछ जो है इसे कविताओं मतलब इसमें जोड़ी थी। और जो आंसू हैं, आंसू में भी कुछ नए छंद जोड़ दिए गए थे। इनकी और भी रचनाएं हैं जिसमें लहर है, कामायनी है, आंसू है, करुणालय है, बब्रुवाहन आदि इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक है। दूसरा प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, मुक्तिबोध है या प्रेमचंद जी हैं? कौन है हत्या कहानी के लेखक? तो हत्या कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। जो जैनेन्द्र कुमार जी बता रहे बिल्कुल सही हैं। इनकी और भी रचनाएं हैं, और भी कहानियां हैं जिसमें खेल, अपना अपना भाग्य, नीलम देश की, भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, ये इनकी अन्य कहानियां हैं। अगली का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? शतरंज शतिका किसकी रचना है? भिखारी दास की, देव की, रसनिधि की या फिर चिंतामणि जी की? शतरंज शतिका किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है? भिखारी दास, देव, रसनिधि या चिंतामणि जी? तो ये जो शतरंज शतिका है, इसके रचनाकार है कौन? भिखारी दास जी हैं। और भिखारी दास जी ये प्रतापगढ़ के अधिपत्य थे। कौन? पृथ्वीराज। उनके भाई थे कौन? हिंदुपति। इनके आश्रम में रहते थे। इनकी और रचनाएं हैं अगर देखा जाए तो, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण, इनकी और रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंदुलारे वाजपेयी? तो ये सुमित्रानंदन पंत है। इस कृति के रचनाकार कौन है? इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है डॉक्टर नगेंद्र। जो डॉक्टर नगेंद्र बता रहे हैं बिल्कुल सही है। इनकी और रचनाएं हैं जिसमें से रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन,
रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। नगेंद्र पर अगर देखा जाए फ्राइड के मनोविज्ञान से ये प्रभावित थे, फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित थे। ठीक है। प्रगतिवाद, अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद रचना बताना है किसकी है। शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, कृष्ण प्रकाश चंद्र गुप्त या डॉक्टर देवराज। प्रगतिवाद कृति के रचनाकार शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। कौन है प्रगतिवाद के रचनाकार? तो प्रगतिवाद रचना के रचनाकार कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी। इनकी और रचनाएं हैं जिसमें है साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, और साहित्य अनुशीलन। आदि इनकी रचनाएं हैं। अमृत राय, अगर इनकी कृति देखी जाए तो इनकी कृति है नई समीक्षा। नई समीक्षा किसकी है? अमृत राय की। डॉक्टर देवराज ने लिखा है छायावाद का पतन। देवराज ने क्या लिखा है? छायावाद का पतन। साहित्य चिंतन भी इनकी ही रचना है। आधुनिक समीक्षा, प्रतिक्रियाएं, इनकी ये आलोचनात्मक ग्रंथ है देवराज की। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न है आपके सामने कि पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि? कौन सी संधि है? पवन जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? सबसे पहले इसका संधि विच्छेद बताइए आप इसका क्या होगा? तो पवन का संधि विच्छेद होगा पो धन अन बराबर पवन। तो ये होगी इसमें संधि कौन सी? अयादि संधि होगी। और जो अयादि संधि है इसमें ए, आय, ओ और के पश्चात क्या अन्य कोई भिन्न स्वर आए तो इसका जो परिवर्तन हो जाएगा क्या हो जाएगा? अय, आय और अव, आ हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ पर भी ये दिखे वहाँ पर कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू? कौन सी होगी इसमें से पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली? तो इसमें होगी ब्रजभाषा सबसे प्रमुख बोली, क्योंकि जो ब्रजभाषा है इसमें ही सर्वाधिक क्या लिखा गए हैं? साहित्य लिखा गया है। और साहित्य चाहे वो ब्रजभाषा साहित्य हो चाहे लोक साहित्य है, दोनों ही में मथुरा है। और ये जो बोली है भाषा के रूप में इसलिए प्रचलित हो गई क्योंकि इस बोली का विकास ही सर्वाधिक हुआ था उस समय पे। ये इतनी समृद्ध भाषा थी। और ये जो बोली जाती है मथुरा, एटा, आगरा, ग्वालियर, अलीगढ़, धौलपुर, भरतपुर, मैनपुरी, बदायूं आदि के आसपास बोली जाती है।
खड़ी बोली भी अगर देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी की ही बोली है, बुंदेली भी और बांगरू भी, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख आपकी ब्रजभाषा ही है। और आज के समय में खड़ी बोली प्रमुख चल रही है, लेकिन सबसे अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा साहित्य ब्रजभाषा में ही देखने को मिलता है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है। नाभादास किसकी रचना है? भक्तमाल की है। इसकी भाषा बतानी है। अवधी है, ब्रजभाषा है, हिंदी खड़ी बोली है या मैथिली है? कौन सी इसकी भाषा है? तो इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है ब्रजभाषा। ये ब्रजभाषा में लिखा गया भक्तमाल का नाभादास की भक्तमाल। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 84 वैष्णवन की वार्ता, दो 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी ब्रजभाषा में ही है। और इसी के साथ साथ आप इनके रचनाकार का नाम बता दीजिए। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के इस स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, सी पूजन सहाय जी हैं, राम वृक्ष बेनपुरी जी हैं, गुलाब राय जी हैं। कौन है जो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित इन्होंने किया है? कौन है वे आपको बताना है। तो कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी। और इन्होंने अगर देखे जाए इनकी शैली, तो इनकी शैली में क्या है? राष्ट्रीयता, भावुकता, ओजस्विता, इनका सभी का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। गेहूँ, और अगर इनके जो निबंध देखे जाए तो गेहूँ और गुलाब, वंदे वाणी, विनायको आदि इनके प्रमुख निबंध है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? गांधी जी की जीवनी है, क्या नाम है जीवनी का? महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, केशव प्रसाद सिंह। कौन है? गांधी जी की जीवनी किसने लिखी है? महात्मा गांधी। गांधी जी पर और लोगों ने भी काफ़ी लोगों ने काम किया है, जीवनी काफ़ी लोगों ने लिखी है। तो महात्मा गांधी नामक ये जीवनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है रामचंद्र वर्मा जी ने। और ये जो जीवनी लिखी है ये महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन वृत्तों में की कहानी मतलब इसमें लिखी गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? बालकृष्ण नवीन शर्मा का, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सॉरी, भगवती चरण वर्मा का, राम कुमार वर्मा का, उदय शंकर भट्ट का। किसका है आकाश गंगा काव्य संग्रह? तो ये है किसका आकाश गंगा? राम कुमार वर्मा जी का है। इनके और भी ग्रंथ हैं, रूप राशि, निशीथ,
चित्ररेखा, ये इनके अन्य काव्य संग्रह है। और रामकुमार वर्मा ने ये जो रचनाएं की है ये छायावादी पद्धति की रचनाएं हैं। इन जो ये संग्रह है इनमें छायावादी पद्धति की रचनाएं संग्रहित है। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? निर्वाण, मुमूर्ष, मुमुक्षु, जिज्ञासु। क्या होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो है उसके लिए प्रयुक्त एक शब्द जो है वो बताइए क्या होगा? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द होगा मुमुक्षु। जो मुमुक्षु बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पीप धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? पिबत, पिबंतु, पिबंती, पिबत है। तो पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो वो होगा पिबंतु। ये भाव है पिबंतु। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्थावर का विलोम शब्द है चेतन, जंगम, जड़ या फिर सचल। विलोम शब्द बताना है स्थावर का, तो क्या होगा इसका? जंगम इसका विलोम शब्द होगा। स्थावर का विलोम शब्द जंगम होगा। आकाश का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? गगन, अंबर, नभ या अवनि। कौन सा है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा? तो सही आंसर है अवनि। अवनि किसका पर्यायवाची है? तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। और भी हैं पृथ्वी के, भू है, भूमि है, अचला है, और आपका धरा हो गया, धरित्री हो गई, धरणी हो गई, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी, मेदनी, मही, धरती, जगती, ये इसके हैं। गगन के जो अगर देखा जाए आकाश के, गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, आकाश हो गया, ये सब आकाश के ही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम, रासबिहारी, कृष्णदास, चंद्रभूषण। भूषण का वास्तविक नाम बताइए। तो भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम इनका वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? करबला, सोजे वतन, निर्मला या गबन। तो किसको किया गया था? सोजे वतन को जब्त कर लिया गया था किसके द्वारा? अंग्रेजी सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंध के निबंधों के रचनाकार है। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन है? श्री राम शर्मा जी हैं। इन्होंने ही शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना की है, जिनमें साहसिक वृत्तांतों को, ग्रामीण पृष्ठभूमियों को, प्रकृति के ब्यौरेवार दृश्य चित्रणों को और अछूते मानवीय जीवन के मर्मस्पर्शी आयामों को चित्रित इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर या मुक्तिबोध। तो कौन है? दिनकर जी का निबंध संग्रह ये है। और इनके अन्य प्रमुख निबंध संग्रह में है अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर
और रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय साहित्य आदि इनके अन्य निबंध संग्रह है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या इनमें से कोई नहीं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार, तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे जी। ये प्रकृति के उपासक थे। और ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। और इन्हें अगर देखा जाए तो छायावाद का जनक भी माना जाता है कि ये क्या है, छायावाद के जनक इनको माना जाता है। पूजा के फूल तथा कानन कुसुम इनकी काव्य संकलन है। अगला प्रश्न है, पंत की पहली रचना कौन सी है? वीणा है, ग्रंथि है, गिरजे का घंटा है। कौन सी जो है पंत की पहली रचना है? तो पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में ये प्रकाशित हुई थी। और भी हैं इनकी अन्य रचनाएं, जिसमें है उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, परिवर्तन, नौका विहार और आपकी युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर वाणी, पतझर आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं। कौन है महाभोज उपन्यास की लेखिका? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या शानी? कौन है महाभोज उपन्यास की लेखिका? शानी, ये गलत है, ऐसे लिखा जाएगा। तो कौन है? मन्नू भंडारी जी इस उपन्यास की लेखिका है। ये जो उपन्यास है ये एक राजनीतिक उपन्यास है महाभोज। और इस उपन्यास में आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं इसमें व्यक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है, कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा, चित्रा मुद्गल, मृदुला गर्ग या अलका सारावगी? किसकी रचना है कठगुलाब? तो कठगुलाब है मृदुला गर्ग की। ये इनका क्या है? उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास भी हम देख सकते हैं। तो और कौन कौन से हैं इनके? चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज इनके अन्य उपन्यास हैं। चित्रा मुद्गल का अगर प्रमुख उपन्यास देखा जाए तो क्या है? आवा है। और अलका सारावगी का देखा जाए तो कलिकथा वाया बाईपास। और सॉरी, मैत्री पुष्पा का नहीं, चित्रा मुद्गल का है। ठीक है, ये चित्रा मुद्गल का है। कौन सा? आवा। मैत्री पुष्पा का है चौक चाक चाक चाक। ठीक है, ये पूछे जाते हैं उपन्यास। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी। तो किसकी है ये बाण भट्ट की आत्मकथा? तो बाण भट्ट की आत्मकथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और ये क्या है? ये उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास भी हम देख लेते हैं। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, अगला प्रश्न है,
वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी जी। तो कौन है वैशाली की नगरवधू के लेखक? तो वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के और भी उपन्यास हैं, प्रमुख उपन्यास है कौन सा? वयम, रक्षामय, सोमनाथ, और है आत्मदाह, मंदिर की नर्तकी, इनके अन्य उपन्यास हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय, नवाब राय, गणपत राय या इनमें से कोई नहीं? प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से। अगला प्रश्न है, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी, इसी को बोला जाता है बांगरू, किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तर शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागर अपभ्रंश या मागधी? किससे ये विकसित हुई है हरियाणवी? तो ये हुई है पश्चिमोत्तर शोरसेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। और ये जो देखा जाए तो दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बोली जाती है, साथ ही साथ करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला, मतलब ये हरियाणा में अधिकतर बोली जाती है। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो में प्रयुक्त छंद कौन सा है? या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो। तो इसमें छंद है हमारा सवैया, सवैया छंद है। और सवैया छंद जो है ये एक वार्णिक समृद्ध छंद है। इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, कौन सा अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, यमक है या उत्प्रेक्षा है? अगर देखा जाए तय के हिसाब से आप बताएंगे कौन सा? अनुप्रास अलंकार, लेकिन अनुप्रास तो इसके में है ही नहीं। तो इसमें श्लेष में एक शब्द होगा, उसके कई अर्थ होंगे, तो श्लेष तो है ही नहीं, रूपक भी नहीं है, तो इसमें कौन सा है? हमारा यमक अलंकार है, क्योंकि इसमें तरणी तरणी 2 बार आया है और पहले तरणी का अर्थ है सूर्य, सूर्य के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारे तल में, यानी कि तरणी अर्थात नाव डूबी थी हमारी ताल में। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। महत्वपूर्ण उदाहरण तो आपको पता ही है, कनक कनक से ते सौगुनी। अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद का, वर्णित छंद का, मुक्तक छंद का या इनमें से कोई नहीं? तो जूही की कली जो है ये एक मुक्तक छंद की रचना है और ये सुंदर मुक्तक छंद का सुंदर उदाहरण है। और मुक्तक छंद का बारे में अगर देखा जाए तो किसी एक छंद का अनुपालन इसमें नहीं किया जाता है। कविता में भीतर ही भीतर जो चलने वाला लय है उसी को बनाते हुए रचना की जाती है और ऐसी ही रचना मुक्तक छंद कहलाती है, मुक्तक रचना कहलाती है। तो ये निराला की जूही की कली में ये देखने को मिलता है और इसे श्याम सुंदर दास जी ने छापने से इनकार भी कर दिया था, इसी कारण से, अश्लीलत्व के कारण और मुक्तक छंद के कारण। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद या निराला? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है या किस कवि का उपनाम है?
कलाधर नाम से कौन रचनाएं लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से लिखते थे जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, अंत्योष्ठी, इच्छा या निराला? कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है? तो क्या है? झुरमुट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? सरसों, मकई, सारस या मूंग? तो इसमें कौन सा होगा? सारस सही होगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सारस है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? दिनकर की, धूमिल की, निराला की या मुक्तिबोध की? रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया? तो किसकी? निराला की रचनाओं को कहा जाता है केंचुआ छंद या रबड़ छंद। दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? निराला है, कुंवर बेचैन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है या नगेंद्र है? तो दलित साहित्य का चर्चित लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य के लेखक है। रूपांबरा किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भरतभूषण अग्रवाल। रूपांबरा किसकी कृति है? तो रूपांबरा ये अज्ञेय द्वारा लिखित एक काव्य कृति है। क्या है ये? काव्य है। अज्ञेय द्वारा प्रणीत अन्य काव्य कृतियाँ हैं आंगन के पार द्वार, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में और असाध्य वीणा, चक्रांता शिला इनकी अन्य रचनाएं हैं। अंधा युग के लेखक हैं कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। अंधा युग के लेखक कौन है? गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या मुक्तिबोध? अंधा युग के लेखक। तो अंधा युग लेखक कृति के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। इनकी अन्य जो कृतियां हैं वो दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं हैं, जैसे जिनमें ठंडा लोहा, मतलब इनकी वो रचनाएं ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता इनका प्रमुख है। सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। और प्रगतिवाद से संबंधित इनकी रचनाएं हैं एक समीक्षा, प्रगतिवाद एक समीक्षा, ठेले पर हिमालय, सिद्ध साहित्य, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अनकहानी, कहनी अनकहनी, पश्यंती, नदी प्यासी थी, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलंधरिपा, भरथरी, कणहपा या चूर्णकर नाथ? कौन सा है जो नहीं है? तो कौन सा है? भरथरी इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? गोरख बानी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल या इनमें से कोई नहीं? तो गोरख बानी पुस्तक के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी इसके संपादक है। और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? सुंदर दास की, मलूक दास की, रज्जब की या इनमें से कोई नहीं? ज्ञान बोध किसकी रचना है? ज्ञान बोध जो रचना है वो है मलूक दास की। इनकी 9 रचनाएं स्वीकार की जाती है, जिसमें से ज्ञान बोध,
तो हो ही गई रतन खान। भक्त बच्छावली, भक्त विरुद्धावली, पुरुष विलास, 10 रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, अलग बानी और रामावतार लीला, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तो तुलसीदास जी हैं किसके? विशिष्टाद्वैतवाद के भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है? किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या रामनाथ लाल शुक्ल? किसने किया है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो ये प्रदान की है नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है, या आलसियों का कीड़ा किसकी रचना है? लल्लूलाल, मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र या सितारे हिंद? किसकी है ये रचना? तो ये है सितारे हिंद जी की। ये किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की। और इनके द्वारा लिखे गए अन्य ग्रंथ भी है, जिसमें राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिक्कों का उदय और अस्त। और ये जो है सितारे हिंद हिंदी के पक्षपाती तथा संरक्षक बनकर सामने आए थे। ये हिंदी के पक्षपाती थे, यानी हिंदी के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के लेखक कौन है? रत्नाकर, नंददास, सुंदर दास या सेवाराम? उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, नंददास, सूरदास या सेवाराम? तो उद्धव शतक के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? तो वो है रत्नाकर जी। और ये उद्धव शतक जो है ब्राह्मण गीत परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? ब्राह्मण गीत परंपरा का। किससे संबंधित है ये? उद्धव शतक ब्राह्मण गीत परंपरा से। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? निराला, प्रसाद, महादेव वर्मा या पंत? सप्तपर्णा किसकी रचना है? तो सप्तपर्णा किसकी है? महादेवी वर्मा की है ये रचना। और महादेवी वर्मा की रचनाओं में पर्णा निवेदन देखने को मिलता है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जिसमें निहार हो गई, रश्मि हो गई, नीरजा हो गई, सांध्या गीत हो गई, दीपशिखा हो गई, यामा हो गई। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रीति काव्य को श्रृंगार काल कहा है? किसने कहा है रीति काल को श्रृंगार काल? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने या रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने? किसने कहा है रीति काल को श्रृंगार काल? तो शुक्ल जी ने तो रीति काल ही कहा है। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? कला काल कहा है। तो श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल नाम दिया है रीतिकाल को। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना
कब की गई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1926, 1936, 1946 या 1939? कब की गई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? 1926, 1936 या 1946 या 1939? तो की गई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में। और ये जो की गई थी 1935 ईस्वी में एम फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में एक प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्का राज आनंद के प्रयत्न से भारत में इस संस्था की शाखा खुली और इसकी जो अध्यक्षता की थी तो ये की थी प्रेमचंद ने, और ये लखनऊ के प्रथम अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, प्रेमचंद थे और कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, किस रचना में कुट्टी चाटन का किस रचना में कुट्टिनी का वर्णन किया गया है? कादंबरी में, मृच्छकटिकम में, दशकुमार चरितम में या रत्नावली में? किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है रत्नावली में। किस में? रत्नावली में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है? किरार तर्जुनीयम, शिशुपाल वधम, रघुवंशम या नेसिद्ध चरितम? किसको विद्वानों की औषधि माना जाता है? तो किसको माना जाता है? नेषधीय चरितम को। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन है? विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक या दंडी? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक ने ही इसको माना था वक्रोक्ति काव्य जीवितम। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1893 में या 1800 में? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना तो ये कब हुई थी? 1893 ईस्वी में ये हुई थी। और 1893 में राष्ट्रीय भाषा और लिपि के प्रचार प्रसार के लिए काशी में हुई थी ये नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदी के प्राचीन जो हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना और वृद्ध कोशों का लेखन, हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास का लेखन एवं शोध कार्य करना, साहित्य गोष्ठियों का आयोजन करना और अन्य शोध संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करना, ये इनके क्या थे? इसका उद्देश्य था। 1910 में हिंदी साहित्य प्रयाग सम्मेलन की स्थापना की गई थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना। और 1800 ईस्वी में किया गया था कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, सभी सन महत्वपूर्ण है। प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर मुंशी सदासुख लाल जी? प्रजाहितैषी नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रजाहितैषी पत्र के संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह। 1860 ईस्वी में आगरा, कहाँ से? आगरा में
आगरा से ये प्रजाहितैषी नामक एक पत्र निकाला और कालिदास के जो रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका अनुवाद किया गया था। राजा लक्ष्मण सिंह और सितारे हिंद की फारसी शब्दावली युक्त हिंदी लेखन की नीतियों का विरोध किया था इन्होंने कि जो अरबी फारसी के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो नहीं किए जाने चाहिए। और इन्होंने क्या किया था, शुद्ध हिंदी लिखने के ये पक्षधर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त की, या फिर श्याम नारायण पांडे की, या इनमें से कोई नहीं। मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, या इनमें से कोई नहीं। किसकी है? सियाराम शरण गुप्त की ये रचना है। और मौर्य विजय इनकी रचना है। और ये राष्ट्रीय कविता के गायक जो थे कौन? मैथिली शरण गुप्त के अनुज हैं ये सियाराम शरण गुप्त, उनके छोटे भाई हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनाथ, आद्रा, विषाद, पूर्वादल, पाथे, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, नकुल, नोआखाली, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, दैनिकी, गोपिका, गोद और नारी, अंतिम आकांक्षा, मानुषी तथा पुण्य पर्व इनकी अन्य रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की। तो किसके भाई थे ये? मैथिली शरण गुप्त जी के। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। हल्दी घाटी ये जो वीर रस प्रधान ये प्रबंध काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे जी इसके रचनाकार हैं। और ये प्रबंध काव्य है, ये तो हो गया। और इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं, तुमुल, रिमझिम, आरती, जय हनुमान, हल्दी घाटी तथा जौहर। और ये भी पांडे जी की वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। सच पूछा जाए तो श्याम नारायण पांडे आधुनिक हिंदी कविता के चारण हैं। तो ये क्या है? आधुनिक हिंदी के चारण माने जाते हैं। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की, या डॉक्टर नगेंद्र की। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो किसकी है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की ये आलोचनात्मक रचना है। इनकी अन्य जो कृतियां हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की, वो कौन सी है? आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, प्रेमचंद जीवन और कृतित्व, जयशंकर प्रसाद तथा राष्ट्रीय भाषा की समस्याएं, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी की। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य रचना है। हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? शुक्ल की है, प्रसाद की है, पंत की है, या फिर निराला जी की है? किसकी है हृदय की मधुभार? तो ये किसकी है? ये हमारे शुक्ल जी की है। शुक्ल जी ने भी कोशिश की है काव्य लिखने की, तो इनकी ये काव्य कृति है। इनकी अन्य भी काव्यिक रचनाएं हैं, बुद्धचरित, मनोहर छटा, आमंत्रण, प्रकृति बोध, मधुस्रोत, इनकी प्रसिद्ध रचना है। और अगर देखा जाए तो इन निबंध ही ज़्यादा अच्छे लिखे हैं इन्होंने, और इनका निबंध संग्रह है चिंतामणि प्रमुख है। और हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप सबको पता ही है, हिंदी साहित्य की रीढ़ है वो इतिहास ग्रंथ के लेखक में। अगला प्रश्न है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है?
तद्भव है, तत्सम है, शंकर है या देशज है। गड़बड़ घोटाला, तो ये गड़बड़ घोटाला किस प्रकार का शब्द है, तो ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी है, आचार्य भामन है, आचार्य मम्मट है या भरतमुनि है। तो कौन है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक? काव्य शास्त्र से ये प्रश्न है, तो कौन है? भामह है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण की है, देव की है, बोधा की है या ठाकुर की है? काव्य रसायन किसकी रचना है? तो ये है देव की। रीतिकाल के जो श्रेष्ठ कवि हैं देव, इनकी रचना है और इनकी तुलना बिहारी से भी की जाती है। इनके द्वारा रचित अगर देखी जाए और रचना है तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका, काव्य रसायन इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अकल का दुश्मन, आस्तीन का सांप या इनमें से कोई नहीं। काठ का उल्लू यानी कि महामूर्ख, अकल का दुश्मन यानी कि बेवकूफ़ी और आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र। अगला प्रश्न है कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? दंडी है, भवभूति है, श्रीहर्ष है या बाण है? कपटी मित्र कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है? तो कला परिच्छेद के रचनाकार है आचार्य दंडी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्य इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दंडी की। इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्यालंकार या काव्य प्रकाश? कौन सी रचना है आचार्य मम्मट की? तो आचार्य मम्मट की कौन सी रचनाएं हैं? तो आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। और नाट्यशास्त्र भरतमुनि की है, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की है, काव्यालंकार भामह एवं रुद्रट दोनों ने लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है? उज्ज्वल में संधि। उज्ज्वल किस संधि से बना है? तो उज्ज्वल में है व्यंजन संधि और ये बना है उत धन ज्वल से मिलकर ये बना है। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में समास है तत्पुरुष समास। शोकाकुल अर्थात शोक से आकुल और इसमें करण तत्पुरुष है। और तत्पुरुष समास की अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, ये तो है ही। अगला प्रश्न है मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, तड़ित, विशिख या विक्षण। तो जो मोर का पर्यायवाची कौन सा है? तो वो है कलापी। और पर्यायवाची हैं मोर के मयूर, केकी, क्षिणी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगारी, सारंग, हरि और शिवसुत वाहन भी बोला जाता है कार्तिकेय के, क्योंकि ये वाहन है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन या प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित है? तो कौन दीक्षित है भारतेंदु युग में? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी स्वयं पुष्टि मार्ग में
दीक्षित है। अगला प्रश्न है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघन की, बालकृष्ण भट्ट की, या फिर इनमें से कोई नहीं। बकरी विलाप किसकी रचना है? तो ये भी किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही ये काव्य कृति है। इनकी अन्य काव्य कृति हैं प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, रामलीला आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव, ज्योत्सना। किस पर जो है पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? पंत को पुरस्कार मिला था चिदंबरा पर। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और पंत की प्रमुख रचनाएं में उच्छ्वास है, ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, और वाणी, लोकायतन, चिदंबरा, मानसी, ज्योत्सना, रजत शिखर, शिल्पी, सोवर्णा, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष इनकी अन्य रचनाएं हैं। विज्ञान गीत के लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, विज्ञान गीत के लेखक कौन है? सेनापति, चिंतामणि, केशवदास या भिखारीदास? विज्ञान गीत के लेखक कौन है? तो विज्ञान गीत के लेखक हैं कौन? केशवदास जी विज्ञान गीत के लेखक हैं। और ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। और इनकी रचनाएं अगर देखा जाए तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका महत्वपूर्ण है, बोलते हैं ये एक रात में ही लिख दी थी। वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, काव्य शास्त्रीय, ये सारी इनकी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, चांद का मुँह टेढ़ा। इनमें से कौन सी रचना है जो गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो कौन सी रचना है? चांद का मुँह टेढ़ा है। तो किसकी है ये? अगर ये इनकी नहीं है तो ये किसकी है? मुक्ति बोध जी की रचना है। और जो गिरिजा कुमार माथुर की ये जो नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, ये गिरिजा कुमार माथुर जी की है। और इनकी और भी रचनाएं हैं, साक्षी रहे वर्तमान, भीतर नदी की यात्रा, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, कल्पांतर, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? गिरियर्सन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, किसने कहा है आदिकाल को बीजवपन काल? तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा दी है। गिरियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल ही कहा है। आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल कहा है। किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पय का राजा कहा जाता है? किस ग्रंथ में चंद बरदाई को छप्पयों का राजा कहा जाता है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मुंज रासों में,
या इनमें से कोई नहीं? किस ग्रंथ में चंद को छप्पयों का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज में चंद को छप्पयों का राजा कहा जाता है। और इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि चंद ने छप्पय छंद का सफल और प्रभावपूर्ण प्रयोग वीर रस के साथ नक्सिक वर्णन और श्रृंगार वर्णन के लिए भी किया है, इसलिए इनको छप्पय का राजा कहना अनुचित नहीं है, जो कि शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर द्वारा कहा गया है। आत्मबोध, अगला प्रश्न है, आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की, जालंधर नाथ की, मत्स्येंद्र नाथ की या चरपटनाथ की? आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या चरपटनाथ? तो आत्मबोध रचना है गोरखनाथ की रचना है। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं शब्दी, पद, प्राण संकली, नरवे बोध, पंचमात्रा, अभेद मात्रा जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, गोरखवाणी, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रत्नाकर या नवीन। किसने पुष्प की अभिलाषा नामक रचना लिखी है? किसकी ये कविता है? तो पुष्प की अभिलाषा लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, और इन्हें एक भारतीय आत्मा उपनाम भी दिया जाता है। इनकी और रचनाएं हैं हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, युगचरण, समर्पण, माता, और इन्होंने प्रताप, प्रभाव एवं कर्मवीर पत्रों का संपादन भी किया है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या उर्वशी, किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? इनकी कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। उर्वशी जो है ये काम आध्यात्म की रचना है, और दिनकर की अन्य रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मि, रथी, नील, कुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी अन्य रचना है। और इन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय, कविता की खोज, बुद्धदेव, कलिंग विजय, हिमालय का संदेश, ये रचनाएं भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नंदुलारे वाजपेयी कौन है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक? तो ये हैं रामविलास शर्मा जी। इनकी अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास, भाषा और समाज तथा निराला की साहित्यिक साधना, ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद, यशपाल।
प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद जी। इनके और उपन्यास है, ये जो उपन्यास है 1929 में लिखा गया था, और सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करभूमि, गोदान महत्वपूर्ण उपन्यास है। और उसके साथ साथ जो मंगलसूत्र है अपूर्ण उपन्यास है, इनका अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या इनमें से कोई नहीं। कौन है विक्रमोर्वशी की मूल कथा, जो ये निबंध लिखा है इस नाम से, उसके लेखक कौन है? तो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसके लेखक है। इनका एक और निबंध है, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द है। रचना का नाम है, निबंध का नाम है कि अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द है। गुलेरी जी की ख्याति कहानियों में अगर देखा जाए तो ज़्यादा है, और इनकी प्रमुख कहानी जो है सुखमय जीवन है, एक है बुद्धू का कांटा, एक है उसने कहा था। उसने कहा तो बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कहानी है प्रेम संवेदना की, पढ़िएगा ज़रूर। एक अगला प्रश्न है, एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा या नंदुलारे वाजपेयी जी। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामकुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। रतन, रत्न, मोती, नकल या बचपन। तो इसमें है सही आंसर नकल, ये पुल्लिंग नहीं है, बाकी सब पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? राजनीतिक है, आदर्शवादी है, आंचलिक है या ऐतिहासिक है? तो जो मैला आंचल है ये फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है, और रेणु ने इसके अतिरिक्त यानी कि मैला आंचल के अतिरिक्त परती परिकथा नाम से एक आंचलिक उपन्यास की रचना और की है। और इनके अन्य उपन्यास है जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे और कलंक मुक्ति। अगला प्रश्न है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु या अज्ञेय। मानस का हंस ये जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अमृतलाल नागर। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर जीवनी परक उपन्यास ये लिखा है। इनके और भी उपन्यास है, नवाबी मनसद, सेठ बांकीमल, महाकाल, बूंदो समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, एकदा, नैमिषारण्य और खंजर नयन। ये इनका सूरदास के जीवन पर लिखित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, यशपाल है या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल जी, और यह उपन्यास वतन और देश का भविष्य इन दो भागों में विभक्त होकर ये प्रकाशित हुआ था। इनके और उपन्यास है दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या। और ये जो है दिव्या और अमिता ये दोनों ऐतिहासिक है। तेरी मेरी उसकी बात ये इनके यशपाल जी के अन्य उपन्यास है। झूठा सच बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से कौन सा कारक है? इस वाक्य में जो घर से है इस वाक्य में इस पद में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक या आपादान कारक? तो इसमें है आपादान कारक। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 85 प्रश्न ही पूछे गए थे 2003 में। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? छायावादी कवि,
प्रगतिवादी कवि, प्रयोगवादी कवि या द्विवेदी युगीन कवि? नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो नागार्जुन जी हैं प्रगतिवादी कवि, और ये प्रगतिवादी कवियों में बहुत ही चर्चित कवि हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।